Welcome to Conceptify, where learning flies. SST अब होगा easy, no tension, just try. From maps to history, सब समझ आएगा भाई. Just relax with me and watch your marks fly high. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है युग और आपका स्वागत है कॉन्सेप्टिफाई में। तो जैसा कि हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में देखा था, हमने क्या बात की थी, हमने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के बारे में बात की थी, जो लाहौर में जो सेशन हुआ था ना कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था कि अब पूर्ण स्वराज हम गेन करके रखेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने एक सेलिब्रेशन भी रखा था 26 जनवरी 1930 को। लेकिन उन्होंने जितनी सक्सेस एक्सपेक्ट की थी, जितना अटेंशन लोगों का एक्सपेक्ट किया था, उतना उनको मिला नहीं। इसके बाद गांधी जी ने सोचा कि अब जो इंडिपेंडेंस की नौका है वो मैं चलाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने देरी भी नहीं की। 26 जनवरी को इन्होंने जो सेलिब्रेशन था वो फेल हो गया जवाहरलाल नेहरू का। इसके जस्ट कुछ ही दिन बाद यानी 31 जनवरी को गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अब वो इरविन को एक लेटर लिखेंगे। उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा, उस लेटर में इन्होंने ये जताया कि मेरी कुछ 11 डिमांड है मेरे इरविन भाई, और तुम्हें उन 11 डिमांड को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और अगर तुम इन 11 डिमांड को कंप्लीट नहीं करोगे, वैसे ऐसे नहीं कि बस कभी भी कर लो, 10 साल में कर लो, 15 साल में कर लो, हम बैठे। एक अल्टीमेटम भी दिया गया था। अल्टीमेटम मतलब अभी नहीं करोगे, ये एक डेट है, इस टाइम तक कर लो, ठीक है, इसके बाद करोगे तो फिर हम इसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, और इस टाइम तक अगर तुमने कंप्लीट नहीं किया तो फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर लेंगे। जैसे तुम्हें बोला नहीं जाता कि इस डेट तक तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद तुम दो नहीं दो तुमको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हारे इंटरनल्स में, वैसे ही यहाँ पे होता है। वहाँ पे एक अल्टीमेट दिया जाता है, वो अल्टीमेटम 11 मार्च का था। 31 जनवरी को पत्र लिखा गया, 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया कि 11 मार्च तक मेरी 11 डिमांड्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब अगर हम इस 11 डिमांड्स की बात करें तो ये 11 डिमांड्स थोड़े अलग अलग, मतलब कुछ तो जनरल डिमांड्स थी जो सबके लिए लागू थी, और कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी जो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए थी। जैसे उन 11 में से कोई डिमांड्स पीजेंट्स के लिए होगी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की होगी। मेन इंटेंशन क्या था कि ये 11 डिमांड्स वाइड रेंजिंग हो, जो मोस्ट ऑफ द इंडिया को, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के डिमांड्स को इंक्लूड किया जाए। क्यों? क्योंकि इन डिमांड्स को वाइड रेंजिंग बनाना था। जब सबकी डिमांड्स को उठाया जाएगा तब सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए 11 डिमांड्स को वाइड रेंजिंग बनाया गया ताकि पूरे इंडिया को यूनाइट किया जा सके। अब इन 11 डिमांड्स में से एक डिमांड था कि आप सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दो। सॉल्ट टैक्स क्या था, मतलब आपको पता है ना सॉल्ट कैसे उगाते हैं, मतलब सॉल्ट कैसे मैन्युफैक्चर होता है। अगर आपको नहीं पता तो जो सी वाटर होता है ना, सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, इसलिए उसको कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो जो सी वाटर होता है उसमें से आप सी वाटर को बॉईल करते हो तो नीचे सॉल्ट बचता है। लेकिन ये चीज़ भी गवर्नमेंट ने बोल दिया था, ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि ये बस हम कर सकते हैं, और तुम्हें अगर सॉल्ट हमसे लेना, मतलब अगर तुम्हें सॉल्ट कंज्यूम करना है तो तुम्हें सॉल्ट हमसे लेना पड़ेगा टैक्सेस देके, सॉल्ट टैक्स देके। तो इसलिए गांधी जी ने बोला कि इस सॉल्ट टैक्स पे आप बैन कर लो। 11 डिमांड में से एक डिमांड थी, क्योंकि यार अगर आप सॉल्ट जैसे एक बहुत इसेंशियल कमोडिटी पे आप अगर टैक्स लगा रहे हो तो आप कितनी चिंदी चोरी करोगे बे। अब गांधी जी को ये लग रहा था कि ये जो सॉल्ट है ना, इट इज़ अ वेरी पावरफुल सिंबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है जो क्या कर सकता है, जो हमारे इंडिया को यूनाइट कर सकता है, हमारे इंडियंस को एकाग्रित कर सकता है। क्यों एकाग्रित कर सकता है? क्योंकि इसकी कुछ वजह थे। पहली चीज़, सॉल्ट है इतना इंपॉर्टेंट, है ना, तुम भी कंज्यूम करते हो, मैं भी कंज्यूम करता हूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारे मौसा, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा सब कंज्यूम करते हैं, पूरा इंडिया कंज्यूम, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड कंज्यूम करता है। यार इतना इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो। हम जो डे टू डे लाइफ में खाना बनाते हैं, हमारी सब्जी नहीं बनती, दाल नहीं बनती हमारे सॉल्ट के बगैर। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ पे आप कैसे टैक्स लगा सकते हैं? तो एक नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है, है ना। जैसे आज एजुकेशन पे टैक्स नहीं लगता, क्यों? बिकॉज इट इज़ अ नेसेसिटी, लग्जरी नहीं है। इसीलिए जैसे तुम रेस्टोरेंट में खाते हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ता है क्योंकि वो एक लग्जरी है, वैसे ही सॉल्ट इज अ नेसेसिटी, नेसेसिटीज पे आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ये गांधी जी की बात थी। दूसरी चीज, इनको ऐसा लगा कि अगर हम सॉल्ट का मुद्दा उठाएंगे तो फिर पूरा इंडिया यूनाइट हो सकता है, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो सब खाते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सॉल्ट तो सब खाते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज पे आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अब सॉल्ट पे अगर आप टैक्स लगा रहे हो और अगर आप उसके प्रोडक्शन पे अपनी मोनोपोली रख रहे हो, यानी बस आप हो जो इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसी को अगर, जैसे आज मुझे अगर सॉल्ट खरीदना है तो मेरे पास 15 अलग अलग कंपनीज है जिनका सॉल्ट मैं आज खा सकता हूं। लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि बस एक ही ब्रिटिश की कंपनी थी जो सॉल्ट, जिनसे मैं खरीद सकता था सॉल्ट टैक्स पे करके, है ना। तो इसीलिए उसके जो मोनोपोली है, बस एक ही कंपनी है जो क्या कर रही है, बस एक ही एजेंसी है जो ब्रिटिशर्स है, बस गवर्नमेंट है, वही क्या कर सकते हैं, हमारे सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो क्या है, उनका मोनोपोली है किसके, उसके प्रोडक्शन पे। उन्होंने अपना दबदबा बना रखा है उसके प्रोडक्शन में, बस वही प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप सॉल्ट टैक्स लगा रहे हो और आप उसके प्रोडक्शन पे अपनी मोनोपोली रख रहे हो, तो ये रिवील करता था कि ब्रिटिश कितने 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 ज्यादा दलिद्र हो सकते हैं।
सही में यही होता था। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। गांधी जी फाउंड सॉल्ट टू बी अ वेरी पावरफुल सिंबल जो इंडियंस को यूनाइट कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो एक एसेंशियल फूड कमोडिटी था और वो अमीर हो गरीब हो सब कंज्यूम किया करते थे। तो इसीलिए जनवरी 31 1930 को उन्होंने, गांधी जी ने मतलब जो वाइसरॉय इरविन थे उनको एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स बताई, जिसमें से कुछ जनरल डिमांड्स थी और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए स्पेसिफिक डिमांड्स थी। 11 में से एक डिमांड थी कि आप सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दो, क्योंकि ये जो अगर आप सॉल्ट पे टैक्स लगा रहे हो और गवर्नमेंट का उसके प्रोडक्शन पे अपनी एक मोनोपोली, अपना दबदबा है, तो दिस रिवील्ड कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा ऑपरेसिव है, द ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। और ये जो लेटर था एक अल्टीमेटम था, मतलब अगर आप 11 मार्च तक ये डिमांड्स 11 डिमांड्स पूरी नहीं करते हो तो फिर हम क्या कर देंगे, हम एक फुल फ्लेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डाल देंगे। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपनी डिमांड्स रख दी, लेकिन जो इरविन भाई थे उन्होंने बोला, इन्होंने इस चीज़ को भाव नहीं दिया। उन्होंने बोला क्या इन 11 डिमांड्स को हम एक्सेप्ट करेंगे? सो ही वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। उसने सोचा नहीं कि हाँ हम इन डिमांड्स को पार कर मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, 11 मार्च तक करो नहीं तो फिर हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। उसके जस्ट अगले दिन यानी 12 मार्च को गांधी जी सॉल्ट मार्च रखते हैं, जिससे इन्होंने क्या बोला था कि आप सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो। इरविन ने बोला नहीं करेंगे, तो फिर गांधी जी ने बोला मत करो, हम ही कर देंगे, हम क्या कर देंगे, इसको वायलेट कर देंगे, हम इसको मानेंगे ही नहीं। तो इसीलिए इन्होंने सॉल्ट मार्च रखी गई जो गुजरात में हुई थी। गुजरात में क्या हुआ था, साबरमती एक जगह है जहां पे गांधी जी का आश्रम था। तो 12 मार्च को, 11 मार्च को अल्टीमेटम खत्म हुआ, 12 मार्च को ये अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ एक लंबी जर्नी पे 240 माइल्स की जर्नी पे निकल पड़ते हैं। ठीक है, और इनको जाना कहाँ था, डांडी जाना था। डांडी एक कोस्टल टाउन है। कोस्टल टाउन, अब जाहिर सी बात है नमक उबालना है तो एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे पानी हो, तो इसलिए कोस्टल टाउन गए थे वो डांडी को। ठीक है, तो अभी ये जो जर्नी थी 240 माइल्स की जर्नी थी। इन्होंने कितने, इसमें 24 दिन की जर्नी थी, मतलब 24 दिन की जर्नी इन्होंने रखी और एक दिन ये 10 माइल चलते थे। अब वो मैथ्स लगा देना तुम। ठीक है, सो अभी हुआ क्या, इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, जिसकी वजह से गांधी जी ने उनकी फेमस सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया, जिनको अकंपनी किया गया उनके साथ उनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को, और 12 मार्च को ये जर्नी चालू हुई। अब हुआ क्या, जो वॉलंटियर्स थे वो गांधी जी के साथ 24 दिन तक चले, 10 माइल चले। अब होता क्या था, 24 दिन तक चल रहे, अब चल रहे ऐसे थोड़े चलते ही जाएंगे, रुकना भी पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा। तो गांधी जी जहां रुका करते थे, है ना, तो जहां भी वो रुका करते थे उनकी बातें सुनने के लिए, उनको देखने के लिए हजारों लोग, वहां के जो लोकल पॉपुलेशन थी वो यहाँ आती थी। और गांधी जी उनको समझाते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें करना क्या है, हमें पीसफुली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के जो अलग अलग लॉस है, उसे हमें ब्रेक कैसे करना है, ये चीजें समझाते थे वो। ठीक है, तो अभी ये चीज, मतलब ये जर्नी उन्होंने 12 मार्च को चालू की थी, तो अभी 6 अप्रैल को कोस्टल टाउन ऑफ डांडी में पहुंच गए, है ना। अब वहां पे जो सी था, सी के पास उन्होंने क्या किया, सी वाटर को बॉयल किया और फिर उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ। दिस मार्क द स्टार्टिंग, सॉल्ट मार्च स्टार्टेड मार्क द जर्नी ऑफ व्हाट, ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या हुआ, फिर देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कैसे हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग लोगों का क्या पार्टिसिपेशन था। उसके बाद देखेंगे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग भारतीय लोगों में कैसे बनाई गई, जिसके 7 to 8 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बाय 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 बोल देंगे। आई होप ये लेक्चर तुम्हारे लिए हेल्पफुल था। इसका एक सेकंड पार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी पढ़ते हैं। अब सॉल्ट मार्च से ये चीज़ तो पढ़ ली कि बिगनिंग हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कैसे चालू हुई थी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च ही क्यों किया गया? मतलब क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसा ही कोई और मूवमेंट था? वेल हाँ, बट ऑफ कोर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस थे। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे अलग थे। तो अगर हम बात करें तो पहले गांधी जी ने बोला था कि आपको कॉपरेशन को रिफ्यूज करना है ना। मतलब ऐसा कोई ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं था कि आप फॉरेन गुड्स खरीदो, फॉरेन क्लोथ पहनो। वो तो हम थे जो ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करके उनको पहन रहे थे, उनके इंडस्ट्रीज में जा रहे थे, उनके फैक्ट्रीज में जा रहे थे, उनके कोर्ट्स में जा रहे थे, उनके एस्टैब्लिश स्कूल्स कॉलेजेस में जा रहे थे और उनको चला रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, उनके साथ कॉपरेट कर रहे थे। और गांधी जी ने बोला इसी कॉपरेशन को हटा दो। गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला था कि आप फॉरेन गुड्स लो ही लो, फॉरेन क्लोथ पहनो ही पहनो, फॉरेन स्कूल्स जाओ, फॉरेन कॉलेजेस जाओ। वो तो हम थे जिन्होंने मना कर दिया। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने बोला कि आपको ये कॉपरेशन तो रिफ्यूज करना ही करना है, मतलब अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो किया वो करो ही करो। लेकिन एट द सेम टाइम पहले गांधी जी ने क्या बोला था कि आपको कोई लॉस को ब्रेक नहीं करना है। अभी गांधी जी बोल रहे हैं कि आपको लॉस को भी ब्रेक करना है ना। मतलब गवर्नमेंट ने, पहले हम क्या कर रहे थे, बस कॉपरेट कर रहे थे। अभी गवर्नमेंट ने बोला है जो करना है
वो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने जो बोला है जो करना नहीं है अब हम वो करेंगे, है ना। तो अभी हम गवर्नमेंट के एस्टैब्लिश लॉस को ब्रेक करना भी चालू कर देंगे। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने हमको करवाने लगाया था। सो नाउ पीपल वर नॉट ओनली आस्क्ड टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, जैसे उन्हें 1921 एंड 1922 यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे बोला गया था, लेकिन अब उन्हें बोला कि आपको कॉलोनियल लॉस, जो लॉज जो गवर्नमेंट है ब्रिटिशर्स उनके द्वारा एस्टैब्लिश कॉलोनियल लॉज, हमको उन्हें भी रिफ्यूज करना है। जैसे आप टैक्स मत पे करो, जो गवर्नमेंट ने बोला आपको टैक्स पे करना है, रेवेन्यू पे करना है, वो मत करो। फिर जो कॉलोनियल लॉज उन्होंने एस्टैब्लिश किए उन्हें वायलेट करो, मना करो, बंद करो, ठीक है। तो अभी जैसे गांधी जी ने हमने क्या किया, सॉल्ट जब उन्होंने क्या किया था डांडी पे जब वो पहुंचे थे तब उन्होंने इसी सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो गांधी जी का ही एग्जांपल पकड़ते हुए हजारों लोगों ने इसी सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। और वो क्या करते थे, वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते थे, मैन्युफैक्चर कर लेते थे इस सॉल्ट को, और गवर्नमेंट के जो फैक्ट्रीज रहा करते थे उनके सामने अपने सॉल्ट को ले जाके उनको चिढ़ाया करते थे कि लो हमने तुम्हें टैक्स भी देने गया और हमने हमारा सॉल्ट भी मैन्युफैक्चर कर दिया, मतलब तुम्हारी तो कोई हमें वैल्यू ही नहीं रही, ठीक है। सो थाउजेंड्स ब्रोक द सॉल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, और उसे उन्होंने गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने ऐसे चिढ़ा के उनको दिखाया। अब ये मूवमेंट में हुआ क्या, वही जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हुआ वैसे ही कुछ चीजें जो मैंने आपको कॉमन चीजें बताई थी, जैसे लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया, फॉरेन क्लोथ हो गए, फॉरेन गुड्स हो गए, इनको बंद कर दिया, रैलीज होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, है ना, मार्चेस होते थे, एजुटेशन हुआ करते थे। अभी इसी के साथ साथ पीजेंट्स ने मतलब चौकीदारी टैक्स जैसे टैक्सेस भी पे करना बंद कर दिया, जो रेवेन्यू देना पड़ता था वो रेवेन्यू भी नहीं दिया। जो विलेज ऑफिशियल थे, पहले क्या करते थे, हमने इंस्टीट्यूशन से रिजाइन कर लिया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे, वैसे ही यहाँ पे जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी अपने पद से रिजाइन कर दिया, है ना। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट लॉज एस्टैब्लिश किए गए थे, अगर आप गुड्डम हिल्स के ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में पढ़ोगे उनके क्या कहते हैं, वो अपने फॉरेस्ट लॉज को जब उन्होंने ब्रेक किया था तो उनको भी सजा मिली थी, लेकिन गांधी जी ने उस टाइम ये नहीं बोला था कि फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करो। लेकिन अभी गांधी जी बोल रहे थे कि आप अगर चाहो तो आप फॉरेस्ट लॉज को भी ब्रेक कर सकते हो, और फॉरेस्ट लॉज को गांधी जी के कहने पर ब्रेक किया भी गया था। अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, देखते रहेगी क्या, नहीं, गवर्नमेंट ने भी ब्रूटल रिप्रेशंस करना चालू कर दिया। उन्होंने क्या कर लिया, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया। जैसे अप्रैल 1930 की बात है, अब्दुल गफर खान जो थे उनको अरेस्ट कर दिया। अब अब्दुल गफर खान वाज अ प्रोमिनेंट लीडर, तो इसीलिए जब वो अरेस्ट हो गए तो जो लोग थे पेशावर के उन्होंने अपना ये जो गुस्सा है उसे डेमोन्स्ट्रेट किया, और फिर साथ साथ उन्हें पुलिस फायरिंग और जो आर्म्ड कार्स रहती है, आर्म्ड कार्स यानी मतलब जो पुलिस लोग वगैरह आते हैं जिनके पास एम्यूनेशन आर्म्स रहते हैं, गन्स वगैरह रहते हैं, तो उनको वो फेस करना पड़ा। फिर एक महीने बाद अप्रैल 1930 में चलो ठीक है अब्दुल गफर खान को किडनैप कर लिया, उसके बाद तो जिसने मूवमेंट चलाया उसी को किडनैप कर दिया। अ मंथ लेटर गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, और जब उनको अरेस्ट किया गया तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स शोलापुर के थे उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो रेलवेज थे, पोस्ट ऑफिस थे, उन पर अटैक्स करना चालू कर दिया, है ना। अब गवर्नमेंट ने इसका ये जो मतलब अभी क्या कहते थे, अभी उन्होंने नॉर्मली क्या किया था, लीडर्स को अरेस्ट किया था। जब लीडर्स को अरेस्ट किया तो वायलेंस हुआ। अब इस वायलेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर मतलब लिटरली अगर कोई पीसफुल सत्याग्रही भी है उसको भी अरेस्ट करना चालू कर दिया, बिन वजह अरेस्ट करना चालू कर दिया। फिर बहुत सारे बच्चों को, औरतों को मारा जाने लगा, और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया। इतना बड़ा मूवमेंट वो हुआ था। अब क्या हो गया था, इतने वायलेंस को देख के और गवर्नमेंट के ऐसे स्टेप्स को देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि अब हमको वापस से मूवमेंट कॉल ऑफ करना पड़ेगा। इतना वायलेंस देख के गांधी जी ने मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया, और गवर्नमेंट और उन्होंने क्या कर लिया, जो गवर्नमेंट थी तो जो वाइसरॉय इरविन थे उनके साथ वो एक पैक्ट में आ गए, है ना, एक अग्रीमेंट में आ गए, और इस अग्रीमेंट को बोला गया गांधी इरविन पैक्ट। कब आए वो, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट में आते हैं। गांधी इरविन पैक्ट के अंदर वो क्या कहते हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देंगे और हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जाएंगे। ही कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पता मैंने आपको पहले ही बता दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या लंदन में होती थी, लंदन में जाना पड़ता था। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्योंकि पहले तो जब डोमिनियन स्टेटस के टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफर की गई थी तो गांधी जी ने तो मना कर लिया था, पूरी कांग्रेस ने मना कर दिया कि नहीं, ना हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ना हमको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन करना है। लेकिन इस बार गांधी जी ने वायलेंस देखते हुए जो नॉन कोऑपरेशन जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कंसेंट मतलब उनमें जाने के लिए उन्हें कंसेंट दे दिया कि हाँ चलते हैं। फिर वो क्या गए, फिर वो लंदन गए। अब वो जब लंदन गए तो भले ये मूवमेंट ऑफ हो गया। फिर अभी इरविन ने क्या प्रोमिस किए थे कि अब हमने जितने भी लीडर्स को अरेस्ट किया है हम उनको ऐसे छोड़ देंगे, हमने जितने मासूम लोगों को अरेस्ट किया है वो छोड़ देंगे, हम जो वायलेंस कर रहे हैं हम वो छोड़ देंगे। तो फिर गांधी जी वहाँ पे गए, वहाँ पे बातें की, लेकिन उनको जो सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन चाहिए था वो उनको सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन मिला ही नहीं, मतलब वहाँ जाने का कोई फायदा उनको मिला ही नहीं। तो अभी उनको जब फायदा नहीं मिला तो वो
निराश हताश घर पे आए, मतलब इंडिया में आए। और इंडिया में जब वो आए तो उन्होंने ऐसी सूरत देखी इंडिया की, मतलब हुआ क्या था, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स को जेल में डाल दिया था। मतलब हमने क्या बोला था, गांधी जी ने क्या बोला था कि हाँ ठीक है, हम मूवमेंट को भी कॉल ऑफ करेंगे अगर हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जाएंगे। ये वादे गांधी जी के थे जो उन्होंने पूरे किए, लेकिन एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स ने जो वादे किए थे उन्होंने वो पूरे ही नहीं किए। तो अभी गांधी जी को रियलाइज हुआ कि उनके साथ ना धोखा हो गया है। इसको देखते हुए गांधी जी ने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, लेकिन वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अभी सेकंड टाइम लॉन्च किया गया तो ज्यादा कुछ अटेंशन मिला नहीं। वो 1934 आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेकंड प्रोमिनेंट मूवमेंट की भी कहानी खत्म हो गई। ये कहानी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब क्या, अब हम पढ़ेंगे कि हर एक मेंबर का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टुवर्ड्स क्या था। आई होप ये टॉपिक समझ गया होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पढ़ते इंडिविजुअल ईच कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन